हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अक्टूबर की 2 तारीख है और सबसे पहले आप सभी साथियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस आम के पेड़ से करते हैं जिसे मैंने लगभग 2 साल पहले अपने गार्डन में ग्रो किया था। उस समय ये प्लांट मुझे 150 रुपये का मिला था और अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आ रहे हैं। जिस समय मैंने इसे नर्सरी से परचेज किया था तो नर्सरी के ओनर का कहना था कि आम की इस वैरायटी में साल में 2 बार फल आते हैं। उस समय मुझे इस बात का यकीन तो नहीं था, लेकिन वास्तव में इस प्लांट पर छोटी हाइट में ही इस अक्टूबर के महीने में फल आना शुरू हो गए हैं। अगर आप भी इस तरह के प्लांट को खरीदना चाहते हैं तो आप नर्सरी पर जाकर थाई वैरायटी के प्लांट को मांगिए। ये प्लांट आपको रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। आज का वीडियो बोगनविलिया के प्लांट को लेकर है। अगर बरसात के 1 या 2 महीने को छोड़ दिया जाए तो बोगनविलिया के पौधे लगभग पूरा साल ही फूल देते हैं। ये क्लिप लास्ट ईयर की है और शायद ये लास्ट ईयर अक्टूबर एंड की क्लिप है। अक्टूबर से लेकर लगभग दिसंबर तक इन पौधों में एक हैवी ब्लूमिंग हुई थी। इसके बाद जनवरी के महीने जब तेज़ ठंड पड़ी तो इस ड्यूरेशन में ये प्लांट कुछ रेस्टिंग पीरियड में गए थे। इसके बाद मार्च से फिर से इनमें फूल आना शुरू हो गए थे। ये इन पौधों की अभी की कंडीशन है। इस समय किसी किसी प्लांट पर हल्की सी फ्लावरिंग हो रही है और कुछ पौधों में फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एक ये प्लांट है जिसमें फूल पूरे बंचेज में आते हैं। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बोगनविलिया के जितने भी पौधे मेरे पास हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फूल इसी प्लांट पर आते हैं। एक ये बोगनविलिया के सबसे कॉमन वैरायटी का प्लांट है। इस पर भी फूल आ गए हैं, जबकि अप्रैल के महीने के बाद मैंने किसी भी पौधों में अभी तक किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। ये बस बाहर फुल सनलाइट में रखे हुए हैं और बरसात में भी ये पौधे बाहर ही रखे हुए थे। एक ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट है। इस पर भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्लांट को मैंने लास्ट ईयर ही परचेज किया था। इस तरह के वेरीगेटेड पत्तियों वाले पौधे सबसे सुंदर लगते हैं, क्योंकि प्लांट पर फूल ना भी आ रहे हों तो भी इनकी कलरफुल पत्तियां फूलों की कमी का एहसास नहीं होने देती। लेकिन फ्रेंड, आज का वीडियो उन पौधों को लेकर है जिन पर अभी तक फूल आना शुरू नहीं हुए हैं। इन पौधों की मैंने अगस्त के महीने हार्ड प्रूनिंग की थी और अभी तक इन सभी पौधों की ग्रोथ ठीक कंडीशन में है। अगर आपके बोगनविलिया के पौधों में अभी तक भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर फर्टिलाइज़र को मिलाने से पहले आप पौधों की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। इस समय आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन पौधों की उन ब्रांचेज को कट कर दीजिए जो ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं, क्योंकि आप कितनी ही खाद क्यों ना मिला लें, जब तक आप इनकी हल्की सी प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक इन पौधों पर ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। प्रूनिंग करने के बाद दूसरा काम है गमले की मिट्टी में खाद मिलाना। खाद को मिलाने से पहले आप गमले की मिट्टी की ठीक से गुड़ाई कर लें। मिट्टी के ऊपर से खाद को ऐसे ही न डालें, इससे खाद का असर ठीक से नहीं होता। गुड़ाई करने के बाद मैंने मिट्टी को साइड से इकट्ठा कर लिया है। अब जो बीच में स्पेस बन गया है उसमें मैं नई खाद को मिलाऊंगा। अगर आप मिट्टी के गमले यूज कर रहे हैं तो गमले की साइड में गैप बनाइए। मेरे सभी गमले प्लास्टिक के हैं, इसलिए मैंने सेंटर में स्पेस बनाया है, क्योंकि इन गमलों में पानी डालने के बाद किनारे की ओर से पानी गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आता है। ऐसी कंडीशन में हम जो भी खाद मिलाएंगे वो जल्दी गमले की मिट्टी से बाहर आ जाएगी। पौधों के लिए नई खाद के लिए सबसे पहले मैंने ये बायोजाइम फर्टिलाइज़र लिया है। एक गमले में आप इसे 2 चम्मच के आसपास यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका असर पौधों में लंबे समय तक रहता है। दूसरी खाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ली है। इसमें भी पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉर्मल गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए उस खाद का असर पौधों पर ज़्यादा नहीं होता। कोशिश कीजिए कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पड़ गई तो पौधों के लिए कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी। इसके बाद इन दोनों फर्टिलाइज़र को सेंटर में डालिए और साइड वाली मिट्टी से ढक दें। आप इसी मिक्सर में 8 से 10 दाने डीएपी के भी मिला सकते हैं। डीएपी को मिलाने से फूलों में एक डार्क कलर निकल कर आता है। तो फाइनली नई खाद मिट्टी के अंदर ठीक से मिल चुकी है और जब भी हम गमले की मिट्टी में खाद मिलाते हैं तो उसके बाद पानी भी देते हैं, लेकिन पानी को ज़रूरत से ज़्यादा न दें। पानी इतना ही दें कि जो गमले के ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। ज़्यादा पानी देने से न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ घुलकर बाहर निकल जाते हैं। मैंने अपने सभी पौधों को स्टैंड से निकालकर सभी में नए फर्टिलाइज़र मिला लिए हैं। तो फ्रेंड, 2 काम तो हो गए। पहला काम था प्रूनिंग का और दूसरा काम था नई खाद को मिलाना, और तीसरा काम इन पौधों की वाटरिंग को लेकर है। बोगनविलिया के पौधों को आप तब तक पानी न दें जब तक कि ये पूरी तरह से स्ट्रेस में ना आ जाएं। यानी कि इन पौधों को तब तक पानी नहीं देना है जब तक कि इनकी पत्तियां हल्की सी मुरझाना न शुरू हो जाएं। इस स्ट्रेस वाली कंडीशन में ही बोगनविलिया में फ्लावरिंग प्रमोट होती है। ऐसा करने से बहुत जल्दी इन पौधों में नई नई कलियां बनती हैं। लेकिन एक बार अगर बोगनविलिया पर फूल आ गए
तो फिर इसके बाद इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है। फूलों के आने के बाद इन पौधों की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, वरना फूल ज़्यादा दिनों के लिए लास्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी मैंने आज इन पौधों पर काम किया है उसका अपडेट भी मैं कुछ दिनों के बाद एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।